दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला बलिया। कहा जाता है बलिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिसकी छानबीन करने में पुरातत्व विभाग के लोग भी कतराते हैं। बलिया वैसे ही कुछ रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाने लगा था कि अगर वहाँ का कोई व्यक्ति वहाँ के प्रेतवादित घटनाओं को सुने तो वो बलिया शहर जाने की इच्छा कभी नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही प्रेतवादित घटनाएं जिसने पूरे बलिया शहर को अब सोचने पे मजबूर कर दिया था कि वो लोग अब रात के 9 बजे के बाद बाहर सड़कों पे अपनी सामान्य दिनचर्या जिएं या 9 बजे के बाद बलिया के निवासी अपने घरों में बैठे किसी कैदी की तरह कैद हो जाएं। ये मानसिकता बलिया के लोगों की ऐसे ही नहीं बनी थी। बलिया का एक छोटा सा गांव मनियार। कहा जाता है मनियार गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगता है। किसी भी प्रसिद्ध मेले में हजारों की संख्या में लोग अपने दोस्त परिवार के साथ मेले का आनंद लेने मेला घूमने जाते हैं। लेकिन बलिया के इस प्रसिद्ध मेले में हर कोई जाने से कतराता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर साल हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों की तादाद में इस मेले में बहुत सारे लोग आते तो हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो किसी भूत पिशाच की गिरफ्त में होते हैं। जी आपने सही सुना, बलिया के मनियार में एक बहुत बड़ा भूतों का मेला लगता है, जिस मेले को भूत प्रेतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों मैं बलिया से कुछ ही दूर की दूरी पे बने एक बड़े से शहर दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक पैरासाइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ जिसमें ये पता लगाते हैं कि भूत पिशाच या किसी भी तरह की प्रेतवादी जगहों को समझना कि वहाँ किस तरह की एनर्जीज हैं। इसी की पढ़ाई करते हुए अब मुझे लगभग 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि मैं इन प्रेतवादित घटना या कोई भी ऐसी चीज़ को नकार सकूं कि ये नहीं होते। और जाहिर सी बात है, मैं एक पैरासाइकोलॉजी स्टूडेंट तो हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि कोई चीज़ अगर दिखती नहीं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। दिल्ली के स्थित नोएडा में मैंने 1 BHK का फ्लैट ले रखा था। वही रोज़ की तरह फ्लैट से कॉलेज और कॉलेज से फ्लैट, यही मेरी दिनचर्या थी। और वहीं वीकेंड आते ही मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉल में घूमने निकल जाता। इसके सिवा मेरा कोई दूसरा काम नहीं था। पूरे साल की पढ़ाई के बाद अब मेरी गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई थी और अब ये वही वक्त था जब मैं अपने विचारों को हकीकत में बदल सकता था। बलिया जाके मैंने फैसला ले लिया था कि अब मैं बलिया जाके वहाँ का वो मेला देखूंगा जहाँ हर साल हजारों प्रेतवादित लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। दिल्ली से बलिया का सफ़र बस 5 घंटे का था। इसी सोच के साथ अब मैं अपना बैग तैयार कर रहा था बलिया जाने के लिए। दिल्ली में जून जुलाई का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए मैंने एक शर्ट पट पहन और काला चश्मा लगा लिया था धूप से बचने के लिए। घर से निकलता हुआ मैंने अपने फ्लैट के दरवाजे में ताला मारा और सीधा बस स्टैंड के लिए निकल गया। कुछ ही देर की दूरी तय करने के बाद अब मैं बस स्टैंड पहुंच चुका था और बस स्टैंड पहुंच बलिया जाने वाली बस में जा सबसे पीछे के 3 जनों वाली सीट पे बैठ गया। 1 बजे की धूप से काफ़ी गर्म हवाएं आ रही थी, तो मैंने बस की खिड़की को बंद कर अपना मोबाइल चलाने लगा। अभी कुछ देर ही हुआ था कि बस एक स्टॉप पे जा खड़ी हो गई और वहाँ से कई लोगों की भीड़ उस बस में एक एक करके बैठने लगी। मेरे बगल की 2 सीट खाली थी, तो एक आदमी और एक लड़की जो करीब 30 साल के आसपास के होंगे मेरी सीट के पास आ मुझसे कहते हैं, भाई साहब कोई बैठा है क्या यहाँ? अपनी गर्दन को ऊपर करते हुए मैंने उस आदमी से कहा, जी नहीं कोई नहीं बैठा है, आप बैठ जाइए। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि उसके साथ जो लड़की थी जिसने लाल और काला सूट पहना हुआ था और चेहरे पे घूंघट किया हुआ था, बीच वाली सीट पे मेरे बगल में आके बैठ गई और उसके साथ जो आदमी था वो पहली सीट पे बैठ गया। एक लड़की के बीच सीट पे आते देख मैं थोड़ा खिड़की की तरफ सरक गया और जब सब लोगों ने अपनी अपनी सीटें ले ली तो बस फिर से चालू हुई और बलिया के रास्ते की दूरी को कम करने लगी। अभी कुछ देर बीता ही था बस को चलते हुए कि तभी वो आदमी कि जिसके चेहरे पे एक मूंछ और सर पे किसी तरह की सफ़ेद पगड़ी पहने, वो आदमी मुझसे कहता है, कहाँ तक जा रहे हो भैया? उसकी ये बात सुन पहले तो मैं उसकी बात ही नहीं समझ पाया कि वो मुझसे कह रहा है या किसी और से।
इसी आशंका में मैं उस आदमी से कहता हूँ, आपने मुझसे कुछ कहा? मेरी बात वो सुन आदमी चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लिए कहता है, जी भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहाँ तक जा रहे हैं? बलिया तक जा रहा हूँ। उसको ये बात बोलते ही मैं अपने मोबाइल में लग जाता हूँ कि तभी वो आदमी कहता है, किस काम से जा रहे हो? उसकी ये बात सुन मैं जवाब देता हूँ, सर मेरे मिलने वाले हैं बलिया में, मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। मेरी ये बात सुन वो आदमी मुस्कुराता हुआ बीच में बैठी उस लड़की के कान में कुछ कहने लगता है। मैंने उस आदमी को नहीं बताया कि आखिर मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अगर मैं उन्हें सब बता देता तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते, इसलिए मैंने उनसे ये बात छुपा दी और खिड़की का सहारा लिए अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी मुझे एहसास होता है कि कोई सीट से उठा है। तो मैंने अपनी आंखें खोल के देखा तो वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था वो आगे वाली सीट पे जाके बैठ गया। उस आदमी का ऐसे दूसरी सीट पे जाके बैठ जाना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो लड़की उसके साथ आई थी वो अभी भी मेरे बगल में ही बैठी थी। उस आदमी के जाते ही मैंने उस लड़की को मुड़ के देखा तो वो लड़की बिना कोई हरकत किए अपने घूंघट में बस लगातार नीचे की तरफ देखे जा रही थी। जब मैंने थोड़ा ध्यान से उसको और देखा तो वो लड़की गर्मी की वजह से पूरे पसीने में तरबदर थी। इस मंजर को देख मुझे ख्याल आया कि इतने पसीने में होने के बावजूद वो लड़की अपना पसीना नहीं पोंछ रही थी, बस एक ही जगह पे टकटकी लगाए देखे जा रही थी। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि अचानक से वो लड़की मेरी तरफ देखने लगती है। उसको मेरी तरफ मुड़ता हुआ देख मैं तुरंत खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। अब मैं नहीं जानता था कि वो लड़की मुझे अभी भी देख रही है कि नहीं, कि तभी फिर से मैंने उस लड़की को मुड़ के देखा तो क्या पाता हूँ कि वो लड़की अभी भी मुझे एक आंख से देख रही थी, जिसकी दूसरी आंख घूंघट से ढकी हुई थी। ये मंजर देख मैं एक डरी हुई मुस्कान लिए उस लड़की को देख मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन अभी भी वो लड़की बस मुझे देखे जा रही थी। उसकी नज़र देख मैं अब हल्का सा घबरा गया था कि वो लगातार मुझे क्यों देख रही है। कि तभी मैंने उससे कहा, वो आपके पिताजी हैं? मेरी ये बात सुन वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि वही आदमी जो कुछ देर पहले आगे की सीट पे जाके बैठ गया था वो वापस फिर से अपनी सीट पे आके दोबारा बैठ गया। और उसके आते ही वो लड़की जो मुझे लगातार देख रही थी फिर से नीचे गर्दन झुका लेती है। उस आदमी के आते ही उस लड़की का किसी डर से अपनी गर्दन को झुका लेना मुझे अजीब लगने लगा था। मैं सोच ही रहा था कि वो आदमी फिर से एक मुस्कान लिए मुझसे कहता है, बलिया में कितने दिन के लिए जा रहे हो? उसकी तरफ देखता हुआ मैं जवाब देता हूँ, 2-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ से उस आदमी और मेरी बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो आदमी हर दूसरी बात पे मुझसे मेरे पर्सनल सवाल करने लगता और इन सब बातों के बीच में वो लड़की बस नीचे देख हमारी बातें सुने जा रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। बातें करते हुए समय अब तेज़ी से गुजर रहा था और मुसाफिर अपने अपने स्टॉप पे उतरे जा रहे थे। अब हल्की हल्की शाम हो चली थी। अब उस बस में हम 3 लोग ही थे, वो आदमी, लड़की और मैं। बस कंडक्टर आगे ड्राइवर के साथ बैठे बातें किए जा रहा था। बातों बातों में मैंने उससे वो सवाल पूछ ही लिया जो पिछले 3 घंटे से मेरे मन में बार बार दस्तक दे रही थी। सर, ये महिला बोल नहीं पाती क्या? मेरी ये बात सुन वो आदमी जो अभी मुस्कुरा के मुझसे बातें कर रहा था, देखते ही देखते उसके चेहरे के भाव अब बदल चुके थे और वो लड़की जो लगातार नीचे देख रही थी अब दोनों एक साथ मुझे देखने लगे थे। उनका ये व्यवहार देख अब मैं अंदर से एकदम सहम गया था कि इतने में वो लड़की बोलती है, तुम बलिया अपने रिश्तेदारों के पास नहीं उस मेले में जा रहे हो जिसमें हम जा रहे हैं। उस लड़की की ये बात सुन अब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो कि इतने में कंडक्टर आवाज़ लगाने लगता है, बलिया वाले नीचे उतर जाओ। कंडक्टर की आवाज़ ने अब हम तीनों का ध्यान भटका दिया था कि इतने में वो लड़की और आदमी अपनी सीट से उठ जाने लगते हैं और जब वो दोनों जा रहे थे तो उस लड़की ने मुझे जाते जाते पलट के देखा और एक अजीब सी मुस्कान लिए मुझे देखने लगी। ये देख मेरा दिल अब बाहर आ गया था। अब मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की ने मुझसे ये सब बातें आखिर बोली कैसे। यही सब सोचता हुआ मैं अपना बैग ले उस बस से नीचे उतर गया। बस से उतरते ही मैंने पाया कि बलिया से मनियार आधे घंटे की दूरी पे था।
अब मुझे उस मनियार में लगे उस भूत प्रेतों के मेले में पहुंचना था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रात के 8 बजे के बाद रोड पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। ये मंजर देख मैं समझ चुका था कि जो किस्से कहानियां मैंने यहाँ के बारे में सुनी थी वो सब सच थी। कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे पे बैठे एक भिखारी पे पड़ी। उस भिखारी को रोड पे बैठा हुआ देख मैं सीधा उसके पास चला गया और पास जाके मैंने उस आदमी से कहा, भैया मनियार जाने का रास्ता बता देंगे? मेरे मुंह से मनियार का नाम सुनते ही वो एक हैरत की निगाहों से मुझे देखने लगा। कि तभी एकदम से वो भिखारी मुझसे कहता है, बाबू आज तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ आज भूतों का मेला लगा हुआ है, सारी बुरी आत्मा आज वहाँ रहेंगी और एक आदमी के लिए वो जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर उससे मैंने फिर से पूछा, आप सिर्फ मनियार जाने का रास्ता बताओ, कहाँ से जाना पड़ेगा? जब भिखारी को लगा कि उसकी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो उसने हाथों के इशारों से मुझे मनियार जाने का रास्ता दिखा दिया। उसके हाथों के इशारों को अपनी दिशा मान मैं सीधा पैदल उस रोड की तरफ निकल पड़ा। अब रोड पर चलते हुए मुझे करीब 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैंने जैसा सोचा था मनियार के बारे में, मनियार उसका बिल्कुल विपरीत था। पूरा खाली पड़ा वो गांव जिसमें मुझे अब तक कोई आदमी नहीं दिखा था और गांव को देखने में ऐसा लग रहा था मानो इस गांव में कोई रहता ही ना हो। कि मैं यही सब गौर करता हुआ वहां पहुंच जाता हूँ जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया था। मनियार गांव के उस भूतों के मेले में उन लोगों की इस अवस्था को देख अब मुझे डर लगने लगा था और मैं डरता हुआ उस मेले के पास पहुंच चुका था, सिर्फ ये जानने के लिए आखिर ऐसा यहाँ क्या होता है, कितनी दूर से लोग यहाँ अपने जानने वालों को लेके आते हैं। यही सोचता हुआ मैं अपने हल्के कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़े जा रहा था कि एकदम से वो सभी मर्द और औरत जो अभी ज़ोर ज़ोर से अपने सिरों को हिलाए जा रहे थे वो सब अब मुझे मुड़ के देखने लगते हैं और लगातार इसी टकटकी को लगाए मुझे देखे जा रहे थे। ये मंजर देख मेरे हाथ पैरों ने अब काम करना बंद कर दिया था। अब मैं ये तक नहीं सोच पा रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या आगे जाऊं या यहीं से पीछे लौट जाऊं। इन्हीं सब ख्यालों ने अब मेरे दिल दिमाग को घेर लिया था कि अचानक से तेज हवा चलने लगती है। उस तेज हवा को देख मैंने सोचा कहीं आसरा ले लेता हूँ कि तभी कोई मेरे पीछे से मेरे कंधों पे अचानक से अपना हाथ रख देता है। किसी का अपने कंधों पे हाथ पा मैं जोर से चिल्ला उठता हूँ और तुरंत पलट के देखता हूँ तो मैंने वो देखा जिसका मुझे दूर दूर तक गुमान भी नहीं था। मैंने पाया कि जिसने मेरे कंधों पे हाथ रखा था वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जो मुझे उस बस में मिली थी। अब मैं उस लड़की को बिना घूंघट के देख रहा था, एक मासूम चेहरे के साथ और एक मुस्कान लिए वो मुझे देख मुस्कुराए जा रही थी। मुझे इस तरह चिल्लाता हुआ देख वो लड़की अपने मुंह पे हाथ रखे हल्की मुस्कान मुस्कुराए जा रही थी कि तभी वो बोलती है, अरे माफ़ कीजिएगा मैंने आपको डरा दिया। उसके मुँह से ये बात सुन मैं सहमा हुआ सा जवाब देता हूँ, आप तो वही है ना जो मुझे बस में मिली थी, है ना? एक कदम आगे बढ़ाते हुए लड़की मुझसे कहती है, जी हाँ मैं वही लड़की हूँ और मैं आपको बस में देखते ही समझ गई थी कि आप यहाँ आ रहे हैं। उस लड़की की बातें ऐसी थी मानो वो मुझे कब से जानती हो। उसका अचानक से मेरे सामने आ जाना मुझे बड़ी अजीब बात लग रही थी कि तभी मैंने उससे पूछा, आपको बस में कैसे पता चला कि मैं मनियार आ रहा हूँ? और इस बात के अलावा आपने बस में कोई और दूसरी बात नहीं की? मेरी ये बात सुन वो लड़की मेरी आंखों में आंखें डाल के कहती है, अच्छा वो, अरे वो तो मैंने आपके मोबाइल में देख लिया था कि आप मनियार के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने वहीं से अनुमान लगाया था कि आप मनियार आ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ मनियार क्यों आए हैं? ये जगह आपके लिए सही नहीं है। उसकी इस बात के सवाल में मैंने भी उससे एक सवाल किया, अगर मेरे लिए सही नहीं है तो आपके लिए कैसे सही है? आप भी तो इतनी रात में यहीं पे खड़ी हुई हैं। वो लड़की फिर हल्का सा मुस्कुरा देती है और कहती है, यहाँ मेरा रहना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं यहीं रहती हूँ और मेरा घर पास में ही है। उस लड़की की ये बात सुन अब मुझे यकीन हो चला था कि वो लड़की यहीं की है
और अब मेरे अंदर का जो डर था मनियार गाँव को लेके, वो अब कम होने लगा था कि तभी मैंने उस लड़की से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ ये क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन लोगों की तरफ मैं मुड़ता हुआ कहता हूँ। मेरी बात सुन वो लड़की कहती है, जब कोई मर्द या औरत किसी भूत प्रेत या किसी जिन के कब्जे में आ जाते हैं और जब उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता तो लोग इस मनियार गांव में यहाँ दूर दूर से आते हैं इलाज कराने के लिए। तभी तो हमारे गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूतों का सुप्रीम कोर्ट है। लड़की की बातें मैं बड़े ध्यान से सुनता हुआ सिर्फ उसके चेहरे को देखे जा रहा था कि जिस लड़की के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी वो अब इतना कुछ एक सांस में बोले जा रही थी। अच्छा आज रात आप कहाँ रुकने वाले हैं? वो लड़की मुझसे कहती है, जी मैं यहीं कहीं किसी होटल में रुक लूँगा। मैं इधर उधर देखते हुए उस लड़की से कहता हूँ। मेरी बात सुन वो लड़की एकदम से कहती है, आप चाहें तो मेरे घर रुक सकते हैं, मैं पास में ही रहती हूँ। उसके इतना बोलने पे मैंने उससे मना किया, लेकिन वो लड़की मानो अब किसी तरह की जिद पे आ चुकी थी। वो मुझे लगातार अपने घर पे रुकने के लिए इंसिस्ट कर रही थी और उसके इतने इंसिस्ट करने पे अब मैं मान गया था उसके घर पे रुकने के लिए। अब हम दोनों उस सुनसान पड़े खाली गांव में उसके घर की तरफ जा रहे थे। उसके घर की तरफ अपने कदमों को बढ़ाए जा रहे थे। मैं लड़की के पीछे पीछे चल रहा था और लड़की आगे चल रही थी कि तभी एकदम से मैंने उस लड़की का नाम पूछ लिया, आपका नाम क्या है? मेरी ये बात सुन वो लड़की एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़ मुस्कुराते हुए कहती है, मंदाकिनी। और अपना नाम बताते ही वो मुझसे मेरा नाम पूछती है, आपका क्या नाम है? उसके जवाब में मैं अपना नाम बता देता हूँ, रवि नाम है मेरा। मेरे नाम बताते ही वो लड़की फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और अब कुछ देर के बाद हम दोनों उसी घर पे आ पहुँचे थे। उसके घर के पास पहुँच मैंने देखा कि वो घर जिसमें वो लड़की रह रही थी उस गांव में शायद वो सबसे अच्छा घर होगा। रोशनी से जगमगाता हुआ वो घर देख मेरा दिल खुश हो गया था कि कुछ समय बीता ही था कि मैं अब उस लड़की के घर में दाखिल हो चुका था। घर में पहुंचते ही मैंने देखा कि एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ था, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वो कोई और आदमी नहीं था। ये वही आदमी था जो बस में इस लड़की के साथ था। कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी अपने हाथ में किसी तरह की किताब लिए पढ़े जा रहा था कि एकदम से उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। लेकिन जो आदमी बस में मुझे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा था वो अब सिर्फ मुझे लगातार आंखें बड़े किए हुए बस देखे जा रहा था। उसका मुझे ऐसे देखना मेरे मन में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। तभी मैंने उस लड़की को मुड़ के देखा तो क्या पाया कि जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले खड़ी थी वो वहाँ से अब कहीं गायब हो गई थी। अब उस लड़की को वहाँ ना पा मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन अभी भी उस लड़की का कोई पता नहीं था कि तभी मैंने एक धीमी सी आवाज़ में उस लड़की को आवाज़ दे देता हूँ, मंदाकिनी जी। लेकिन मेरी आवाज़ देने पे भी वो लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी कि अचानक से उस पूरे घर की लाइट चली जाती है। ये देख मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी एक लालटेन की लौ वाली रोशनी मेरी तरफ आने लगती है। ये पीली रोशनी देख मैं उस रोशनी की तरफ पलटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वही मंदाकिनी थी। मंदाकिनी को देख इससे पहले मैं उससे कुछ कहता कि मेरी नज़र मंदाकिनी के पीछे कुर्सी पे बैठे उस आदमी पे पड़ी जो अभी कुछ देर पहले वहाँ बैठे किताब पढ़ रहा था। वहाँ पे वो आदमी नहीं था, वहाँ पे एक मानव कंकाल था। और साथ ही मेरी नज़र उसी जगह पे गई जहाँ वो आदमी बैठा था तो मैंने क्या देखा कि वो घर अब पूरा खंडर में बदल चुका था। मानो जैसे कई 100 साल से वो घर वीरान पड़ा हो। तभी ये देख मैं मंदाकिनी की तरफ धीरे से होता हुआ मुड़ता हूँ तो क्या पाता हूँ कि वो मंदाकिनी जो अभी कुछ देर पहले एक खूबसूरत लड़की थी अब वो हड्डियों का कंकाल नज़र आ रही थी और मुझे देख मुस्कुरा रही थी। ये सब देख अब मेरे सोचने समझने की क्षमता ने काम करना
बंद कर दिया था कि मैं वहाँ से भागता हुआ रोड पे चला आता हूँ तो क्या पाता हूँ कि वो सब मर्द और औरत जो अभी कुछ देर पहले एक टेंट के नीचे बैठे हुए थे, वो सब अब एक आत्मा के रूप में वहाँ खड़े मुझे घूरे जा रहे थे कि तभी हल्के पैरों की आवाज़ मेरे पीछे से मेरी तरफ आती हुई मुझे महसूस होती है। तो मैं क्या पाता हूँ, उसी लड़की की आत्मा मेरे करीब आ मुझे देख मुस्कुरा रही थी। इन हादसों के बाद अब मैं भी उन्हीं आत्माओं में से एक भीड़ बन चुका था। आज मैं भी उन्हीं लोगों की तरह उस मेले में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे मार के अब मुझे भी उस भूतों के मेले में शामिल कर लिया था। दोस्तों, ये वही मनियार गांव है जहां कहा जाता है कि ये भूतों का सुप्रीम कोर्ट है।